हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपकी पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे और बहुत सारे प्यारे बच्चे क्लास में जुड़ भी चुके हैं। अनूप कश्यप जी 1 मिनट का समय देंगे मुझे। आर्यन कुशवाहा जी, आर्यन कीर्ति जी, रीतम कुमारी जी, कृष्णा कुमारी जी, भोपाल सिंह रवि जी, गोविंद पवर जी, रवि जांगरा जी, राहुल वर्मा जी, विक्की कौशल जी, शुभम कुमार जी, गरिमा जी, शिवेंद्र जी, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चे, खनिज टॉपिक चल रहा था और इस खनिज नामक टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम रही है। क्या प्रॉब्लम रही है बताओ भाई फटाफट से। हमने अब तक आप लोगों को बहुत सारे खनिज करा दिए और उनसे संबंधित सबसे पहले पारंपरिक प्रश्न बताए हैं, उसके बाद डिटेल में बताया है। अब ये खनिज में हो सकता है आपको प्रॉब्लम रही हो, क्योंकि खनिज जो टॉपिक है वो ज्यादा समझाने वाला तो है नहीं। अब खनिज टॉपिक जो है याद करने वाला टॉपिक है, लेकिन फिर भी मेरा भरसक प्रयत्न है कि मैं कुछ चीजें ऐसी आपको जरूर बताऊं जो आपके दिमाग में सेट हो, यानी कि वो याद करने वाले सेक्शन को भी आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस क्रम में आप सभी लोग भी अच्छे से मेरा साथ दे रहे हैं और इसी साथ को आज भी हम लोग बनाए रखेंगे। स्टार्ट करते हैं खनिज नामक टॉपिक को। बच्चे, लास्ट यानी कि कल की क्लास में मैं आप लोगों को अणु शक्ति वाले खनिज बता रहा था। क्या बता रहा था? अणु शक्ति वाले खनिज बता रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था वे खनिज जिनसे आणविक ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन खनिजों को हम अणु शक्ति वाले खनिज कहते हैं। प्यारे बच्चे, वे खनिज जिनसे हम लोगों को आणविक ऊर्जा की प्राप्ति होती है उन खनिजों को अणु शक्ति वाले खनिज हम लोग कहते हैं, पुकारते हैं बच्चों। ठीक है जी, चलिए जरा हम देखते हैं जो अणु शक्ति वाले खनिज हैं उनमें कौन कौन से खनिज थे। यूरेनियम को, थोरियम को, इनको मैं समझा चुका था और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रेफाइट, अणु शक्ति वाला खनिज है। अब इससे कौन कौन से पारंपरिक प्रश्न आ सकते हैं, आते हैं। अब तक क्या पूछे जाने की इस जो ट्रेडिशन रहा है वो क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आप देख लो, पेंसिल की लेड बनाने में इसका प्रयोग होता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पेंसिल की लेड बनाने में किस चीज का प्रयोग होता है, तो मेरे प्यारे बेटा आपके ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल की लेड बनाने में होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे इस ग्रेफाइट का, मेरे प्यारे बच्चे, प्यारे साथी, इस ग्रेफाइट की अगर हम चर्चा करेंगे तो एक चीज और है, परमाणु रिएक्टरों में मंदक के तौर पर इसका प्रयोग होता है। किसमें? परमाणु रिएक्टरों में, परमाणु रिएक्टरों में परमाणु रिएक्टरों में मंदक के तौर पर प्रयोग होता है। मंदक के तौर पर प्रयोग होता है इसका। ठीक है, यानी कि परमाणु रिएक्टरों में जो गति है ना, उस गति को कम करने के लिए, मंदक यानी कि रिटार्डर यानी कि स्पीड को स्लो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चे? ग्रेफाइट का। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ग्रेफाइट से पूछी जा सकती हैं। ये पारंपरिक चीजें हैं जहां से अब तक प्रश्न पूछे गए। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारी चीजें मैं आपको ग्रेफाइट के संबंध में बताने वाला हूं, लेकिन इन दो चीजों को आप भूलना मत, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो ग्रेफाइट के बारे में क्या लिखा हुआ? ये कायांतरित शैलों, विशेष तौर पर नीस शिलाओं में पाया जाता है, जिसका उपयोग परमाणु शक्ति के रिएक्टरों में मंदक के रूप में और पेंसिलों की लेड बनाने में किया जाता है। कहने का मतलब सारा के सारा सार जो ग्रेफाइट का है वो इस पेज पर आपको लिखित रूप में मिल रहा है। इट इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, एस्पेशली नीस रॉक्स, विच इज यूज्ड एज अ रिटार्डर इन न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स एंड इन मेकिंग पेंसिल लेड्स। ठीक है जी। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे कि भाई ये कायांतरित चट्टान क्या होती है? कायांतरित चट्टान, शैल का मतलब चट्टान, नीस क्या है? कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है।
तो कायांतरित चट्टान क्या होती है? देखो, चट्टानें मैंने आपको बताई हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक है आग्नेय चट्टान, एक है अवसादी चट्टान, एक है कायांतरित चट्टान। ये जो खनिज टॉपिक में पढ़ा रहा हूं ना, ये खनिज जब मिलते हैं तो खनिजों के मिश्रण से ही चट्टानों का निर्माण होता है। इनके मिलने से ही चट्टानें बनती हैं, चट्टानों का निर्माण होता है बच्चों। ठीक है जी, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? चलो, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, तो पहली बात तो यह कि कायांतरित चट्टानों में रूपांतरित चट्टानों में मिलती हैं। और रूपांतरित चट्टान कौन सी होती है? आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जब तापमान और दबाव के कारण स्वरूप परिवर्तन होता है तो रूपांतरित चट्टान बनती है, कायांतरित चट्टान बनती है। तो है संगमरमर जो है वो सब क्या है? रूपांतरित चट्टान है। और ये रूपांतरित चट्टानों में ही पाया जाता है बच्चों। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े। क्लास का पीडीएफ नहीं आया अभी तक, सैटरडे की नहीं आया? अच्छा, वॉइस फंस रही है? वॉइस तो सही है भाई, मेरी तरफ से वॉइस तो नहीं है, सही है। चलो एक मिनट इंतजार करो, 1 मिनट। इंतजार करो। हेलो हेलो, हेलो। हाँ भाई भानु भाई, ये आवाज तो आ नहीं रही, बच्चे कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही, और मेरे तरफ से ओपन है ये। हेलो हेलो। तो बच्चे कह रहे हैं कि नहीं आ रही। हाँ अब सही हो गया, ये कह रहे हैं अब ओके। नहीं, मैंने बंद ना किया, तो सही है, मेरी तरफ से ओके चल रहा है। ठीक, चलिए भाई, तो अब आवाज आ रही है? जी 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 जी, ठीक है। हो, अचानक से एकदम चली गई आवाज। ओके 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 ओके, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इधर आ जाओ, अब इधर आओ। तो मैंने क्या बताया आपको? मैं बता रहा था कि ग्रेफाइट से संबंधित कुछ अन्य तथ्य थे जो मैंने आपको समझाए हैं। प्यारे बच्चे, इतनी देर में कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा बड़े आराम से 2 लाइनों को लिख सकता है। स्लाइड में भी मैंने इतना टाइम आपको दे दिया है कि आप बड़े आराम से इन चीजों को नोट कर लें, लिख लें बेटा। ठीक है जी। अच्छा, कहीं कोई एक आध शब्द छूट भी जाएगा तो फिर बोर्ड पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल है, बड़े आराम से आप लिख लेना प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक आपका हो गया क्लियर। इसके बाद हम सीधे चलेंगे ईंधन खनिज की ओर। ये तो अणु शक्ति खनिज हो गए, अब हम ईंधन खनिज की ओर चल रहे हैं। किसकी खनिज की ओर चल रहे हैं बच्चे? ईंधन खनिज की ओर हम लोग चल रहे हैं। ईंधन खनिज, फ्यूल मिनरल्स, ईंधन खनिज की चर्चा कर रहे हैं, फ्यूल मिनरल्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, फ्यूल मिनरल्स क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनका प्रयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं, उनको हम ईंधन खनिज कहते हैं। जिनका प्रयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ठीक है जी, ऐसे खनिज
ऐसे खनिज जिनका प्रयोग हम ईंधन के तौर पर करते हैं, ईंधन के तौर पर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ईंधन खनिज कहलाते हैं, ईंधन खनिज कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज हैं बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, ईंधन खनिज में मेरे प्यारे बच्चे अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले कोयले की चर्चा करेंगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से तीनों से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल से प्रबल संभावना है। और इनको कंप्लीट कराने के बाद ये खनिज नामक टॉपिक भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, खनिज नामक टॉपिक बच्चों। ठीक है, चलिए तो जरा हम चलते हैं, ईंधन खनिज की चर्चा आपके साथ करते हैं। सबसे पहले कोयले की चर्चा करेंगे बच्चों, कोयले के बारे में आप लोगों को बताएंगे। कोयला मेरे प्यारे बेटा भारत में इसका बहुत महत्वपूर्ण यूज है, इसका बहुत महत्व है कोयले का। अगर हम कोयले की बात करें तो आज भी देश का, प्यारे बच्चे, आज भी देश का लगभग 50% से अधिक कहें या लगभग 60% कहें तो ऊर्जा की प्राप्ति हमें कोयले से ही होती है। आज भी मैं बता रहा हूं आप, भारत में कोयले की बात करें तो सबसे पहले भारत में कोयला कहां पर कोयले को प्राप्त किया गया था, तो सन 1744 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का, वहां से कोयले की प्राप्ति हुई थी। वहां से क्या हुई थी बच्चे? कोयले की प्राप्ति हुई थी सबसे पहले मेरे प्यारे बेटा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कोयले की, तो ये जो कोयला है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र भारत में कौन है? सबसे बड़ा क्षेत्र, तो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे यही रानीगंज क्षेत्र है। यहां से कोयले की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है। सबसे बड़ा क्षेत्र जो है भारत में पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। वो कौन सा क्षेत्र मेरे बेटा? पश्चिम बंगाल का रानीगंज क्षेत्र मेरे प्यारे बच्चे। बोले क्लियर है, समझ में आया है आपको? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें कोयले की, अगर हम प्यारे बच्चे किसकी बात करें? बात करें हम कोयले की, तो कोयले से और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि कोयला कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है बच्चे। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। और इन 4 प्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। अच्छा, ये सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सर्वाधिक शुद्ध कोयला है, सर्वाधिक शुद्ध प्रकार का कोयला है सर्वाधिक शुद्ध प्रकार का कोयला है, यानी कि प्योरिटी इसकी बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है ज्यादा है, और मेरे प्यारे बच्चे ये इसको जलाने पर धुआं कम से कम निकलता है, कम से कम धुआं निकलता है, इसीलिए ये कोयला जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारे बच्चे। अच्छा, एंथ्रासाइट के बाद हम बात करेंगे बिटुमिनस की। बिटुमिनस को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, वो छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि भारत में कौन सा प्रकार का कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है? तो आप आंसर लगाएंगे कि बिटुमिनस कोयला सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। भारत में इसकी क्या मिलती है? सर्वाधिक मात्रा मिलती है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोयला कौन सा है? बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ भाई, भारत का ज्यादातर कोयला कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना युगीन चट्टानों में पाया जाता है।
गोंडवाना युगीन चट्टानों में भारत में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। भारत के कोयला भंडार का लगभग 98%, भारत के कोयला भंडार का लगभग 98% जो है वो कहां से प्राप्त होता है? वो गोंडवाना युगीन चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में कुछ नदी घाटियां भी हैं जो इस कोयले के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनमें ये जो नदी घाटियां हैं जो कोयले के उत्पादन भंडार की दृष्टि से फेमस है, उनमें दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, वर्धा घाटी, ठीक है जी। ये सारी की सारी नदी घाटियां, सोन नदी घाटी, ये सारी की सारी नदी घाटियां काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है दामोदर नदी घाटी का, क्योंकि भारत में जो सबसे बड़ा क्षेत्र है कोयला उत्पादक सबसे बड़ा क्षेत्र वो रानीगंज है, और वो रानीगंज पश्चिम बंगाल में आता है। प्यारे बच्चे कहाँ आता है? पश्चिम बंगाल में आता है रानीगंज क्षेत्र। प्यारे बेटा बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख लो आप, सन 1744 ईस्वी में रानीगंज क्षेत्र में इसकी सबसे पहले क्या हुई? प्राप्ति हुई भारत में। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्र रानीगंज है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। सबसे शुद्ध प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट है, और भारत में सबसे ज्यादा मात्रा बिटुमिनस प्रकार की कोयले की होती है। अच्छा, इसके बाद भारत में कोयले का भंडार कौन सी चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना युगीन चट्टानों में। कुछ नदी घाटियां कोयले के भंडार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी दामोदर नदी घाटी है, क्योंकि दामोदर नदी घाटी के पास ही रानीगंज क्षेत्र स्थित है, जो भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। ठीक है जी, चलिए इस प्रकार से। सर टेलीग्राम पर मैसेज नहीं जा रहा है, 8 से 10 बजे करती हूँ। मनु कुमारी जी बेटा एक बार तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे जहां आप वीडियो देख रही हैं उसके ऊपर टेलीग्राम का लिंक होगा, उस पर आप जाइए तो आपको ज्वाइन ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिए, आप ज्वाइन हो जाओगे। फिर रात के 8 से 10 बजे के बीच आप मैसेज कर सकती हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पेंसिल पतली कर लीजिए बेटा, पेंसिल पतली ही है, ज्यादा मोटी नहीं है। अगर ज्यादा पतली कर लूंगा तब भी तुम्हें दिक्कत होगी। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़े और अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं कोयले के बारे में, सारी चीजें चर्चा करेंगे। ये कुछ पारंपरिक प्रश्न थे, आप में से ज्यादातर बच्चे इनको नोट भी कर चुके होंगे कि भाई ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरुजी बार बार कहते हैं, तो इनको नोट करना मत भूलो। है, आपने कर भी लिया होगा जो है। और अब विस्तार के साथ चर्चा होगी। तो देखो भाई, मैंने क्या बताया, भारत में सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य सन 1744 ईस्वी में रानीगंज पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। द फर्स्ट कोल माइनिंग वर्क इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1744 एडी फ्रॉम रानीगंज वेस्ट बंगाल। ठीक है, कोयला अवसादी क्रम की सैलों में पाया जाने वाला एक जीवाश्म ईंधन है। कोल इज फॉसिल फ्यूल फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स। चट्टानें 3 प्रकार की हैं। ये किन प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, अवसादी क्रम की चट्टानों में ये पाया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे बेटा जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या है कि जैसे पेड़ पौधे हैं, अब पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, जमीन का लेवल लगातार बढ़ रहा है, और ऊंचा होते होते कई बार ऐसा होता है कि पेड़ पौधे जमीन के अंदर ही जमींदोज हो जाते हैं। आंशिक रूप से उनका दहन हो जाता है, आंशिक रूप से वो जल जाते हैं, और आंशिक रूप से पेड़ पौधों के जलने के कारण ही हम लोगों को कोयले की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है मेरे प्यारे बच्चे? कोयले की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर इस स्लाइड पर लिखा हुआ एक एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता सकते हैं, और जिसको लिखना होगा बड़े आराम से वो लिख भी चुका होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक शब्द अगली स्लाइड के एक एक शब्द पर हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। बच्चे देखो, मैंने बताया था कि भारत में कोयले का 98% भाग गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है। शेष 2% कोयला तृतीयक या टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। यानी कि कोयले का 98% भाग किसमें मिलेगा? गोंडवाना युगीन चट्टानों में मिलता है, और बाद बाकी 2% के आसपास इलाका टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। ये गोंडवाना युगीन, टर्शियरी युगीन क्या है? ये युग हैं, विभिन्न युगों को नाम दिए गए हैं, और उन युगों में जिन क्षेत्रों का, जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उनको कहते हैं गोंडवाना युगीन चट्टान है, ये टर्शियरी युगीन चट्टान है। कालक्रम है,
जैसे हम त्रेता युग, द्वापर युग ऐसे कहते हैं, सतयुग, ये विभिन्न कालखंडों को अध्यात्म की दृष्टि से हमने बांट रखा है। इसी प्रकार भारत के भूगोल को कुछ कालखंडों में बांटा गया है और उन कालखंडों की दृष्टि से, उन कालखंडों में जो चट्टानें बनी हैं उन्हीं को कहते हैं कि टर्शरी युगीन, गोंडवाना युगीन, ऐसे करके उनको बोल देते हैं बच्चे। ठीक है जी। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे आगे की। आगे मैंने क्या बताया, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां कोयले के प्रमुख प्राप्ति स्थल हैं, जिनमें दामोदर नदी घाटी, सोन महानदी, ब्रह्मणी नदी घाटी, वर्धा घाटी, गोदावरी घाटी, इंद्रावती नदी घाटी प्रमुख हैं। कोयला को उसकी गुणवत्ता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। The river valleys of peninsular India are the main sources of the coal, in which Damodar River Valley, Son Mahanadi, Brahmani River Valley, Vardha Valley, Godavari Valley, Indravati River Valley are main. Coal is divided into 4 parts on the basis of its quality. ठीक है बच्चे, ये आप अच्छी तरीके से यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कुछ नदी घाटियां कोयले के भंडार की दृष्टि से फेमस है। उन नदी घाटियों के नाम मैंने बताए थे और सबसे महत्वपूर्ण जो कोयले भंडार की दृष्टि से नदी घाटी है वो मैंने दामोदर नदी घाटी बताई थी। कौन सी नदी घाटी बताई थी बच्चे? दामोदर नदी घाटी बताई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन सी नदी घाटी कोयला भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो वो आंसर हो जाता है आपका दामोदर नदी घाटी से संबंधित बच्चे। ठीक है, आपने मुझे लगता है लिख भी लिया होगा, जिसको लिखना होगा। अगर कोई चीज रह गई हो तो फटाफट से आप लिख सकते हैं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है बच्चे। अनुराग जी, गोंडवाना कहां? मैं प्यारे बच्चे कह रहा हूं ना, गोंडवाना युगीन, युग से संबंधित चीजें हैं वो। ठीक है। चलिए, क्या कोयला से हीरा निकलता? कायांत्र चट्टान बनने के बाद। अनुज आनंद जी, बिल्कुल। क्या? कायांत्र चट्टान बनने के बाद, जो स्वरूप परिवर्तन होने के बाद। चलिए नेक्स्ट। अब कोयले के 4 प्रकार कौन से हैं? अभी एक भैया कह रहा था कि गुरुजी आपने 2 प्रकार का कोयला बताया है, तो 2 प्रकार के कोयले में भी मेरे प्यारे बच्चे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आ सकते हैं वो बताए थे मैंने आपको। अब आपको 4 प्रकार के कोयले की चर्चा मैं करूंगा। एंथ्रासाइट के बारे में मैंने बताया था, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85% से अधिक होती है। फलतः यह सबसे उच्च कोटि का कोयला है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है ये बच्चे। मेरे ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बताओ सर्वोत्तम को क्वालिटी का बोलो कोयला कौन सा है, तो आप आंसर क्या लगाओगे? एंथ्रासाइट। भारत में ऐसा कोयला जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में ऐसा कोयला कहां पाया जाता है मेरे प्यारे बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में भारत में ऐसा कोयला जो है वो पाया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, एंथ्रासाइट कोयले को ही कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। किसको? बिटुमिनस को नहीं, एंथ्रासाइट कोयले को कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। ठीक है, कुकिंग में यानी खाना वगैरह बनाने में या किसी चीज को पकाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि धुआं कम छोड़ता है इसलिए ये। ठीक है। और दूसरा बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले मैंने बताया द्वितीय श्रेणी का कोयला है बच्चे ये, और इसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक पाई जाती है। कहने का मतलब एंथ्रासाइट कोयला थोड़ा कम धुआं छोड़ता है, उसके बाद बिटुमिनस कोयला कम धुआं छोड़ता है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला ही है। और मेरे प्यारे फलतः का मतलब, इसलिए एज अ रिजल्ट फलतः का मतलब होता है डिंपल जी। ठीक है बच्चे। और सुनो, बिटुमिनस कोयला अगर हम पूछें कि भारत की गोंडवाना युगीन चट्टानों में सबसे ज्यादा किस प्रकार के कोयले के निक्षेप हैं, तब भी आंसर क्या लगाओगे? सब भी आंसर लगाओगे बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। ठीक है जी, उम्मीद है आपने लिख भी लिया होगा भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस कोयले का ही प्रतिनिधित्व करता है। भारत में अधिकांश कोयला इसी प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में जो पाया जाता है कोयला वो अधिकांश किससे है? इसी प्रकार का कोयला है। सर ये राइटिंग पीडीएफ भी मिलेगी क्या? बेटा किरण कुमारी जी डेली तो मिलती है, अब आप कह रही हो मिलेगी क्या? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस इधर से तो भैया क्लियर है। मधु जी इधर से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अभिषेक यादव जी, चलिए तीसरे प्रकार का कोयला कौन सा है बेटा? वो लिग्नाइट कोयला है। एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि बताओ भूरा कोयला किसे कहते हैं? आता भी है, आ सकता है नहीं, आता भी है कि बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं? और राइट आंसर हम किसे लगाते हैं कि भूरा कोयला लिग्नाइट कोयले को कहा जाता है। बोलो
भूरा कोयला किसे कहते हैं? लिग्नाइट कोयले को कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप बच्चों, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सुनो, इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% तक होती है। बोलो किसमें होती है 40 से 60% तक कार्बन की मात्रा मेरे प्यारे बच्चे? किसमें होती है बताओ फटाफट से। तो भैया 40 से 60% कार्बन की मात्रा होती है आपकी लिग्नाइट कोयले में, ठीक है। ये कहां कहां से प्राप्त होता है? नेवेली तमिलनाडु से, पालना राजस्थान से, माकुम असम से और जैंतिया पहाड़ी मेघालय में ये पाया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र इसका नेवेली तमिलनाडु है। ये क्वेश्चन अब सब पारंपरिक रूप से पूछा जाता है कि बताओ भाई लिग्नाइट कोयले का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो आंसर आता है कि नेवेली तमिलनाडु उसका प्रमुख क्षेत्र है। ये पारंपरिक चीज है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है जी। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, वो सही है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कोई भी ब्लॉग नहीं है सोनू कुमार जी, मैं आपसे आश्वासन देता हूं, मेरी क्लास में मैंने किसी को ब्लॉग नहीं कराया है, ठीक है जी। कल वाली नहीं है हैंड रिटन बेटा, मैं बिल्कुल बोल दूंगा, हैंड रिटन बीटीएफ भी मिलेगी और बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगी, लेकिन आप बोर्ड पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान दिया करो। हैंड रिटन पीडीएफ में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए बोर्ड पीडीएफ पे ज्यादा ध्यान दो। मैं बोर्ड पीडीएफ इसीलिए डाल रहा हूं, ठीक है। किसी चीज टीचर को टैग कैसे करते हैं? @ जैसे आप जाओगे टेलीग्राम पर, फिर आप जो जहां पर लिखते हैं ना, कमेंट लिखते हो सेक्शन पर जाइए, उसमें आप निकालिए @ जैसे बोलोगे बहुत सारे टीचर्स के नाम वहां पे आ जाएंगे। जिस टीचर को आप टैग करना चाहो उसको कर सकते हो। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला जो है वो कौन सा है? तो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला जो है पीट कोयला है, ठीक है। कौन सा? पीट कोयला सबसे निम्न प्रकार का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम पाई जाती है। बोलो कितनी? 40% से भी कम कार्बन की मात्रा इसमें पाई जाती है। कौन से कोयला में बेटा? पीट कोयला में सबसे कम मात्रा कार्बन की होती है, 40% से भी कम मात्रा पाई जाती है बच्चे इसमें, ठीक है जी। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी, और अब हम बात करेंगे, ये भी आपने अच्छी तरीके से लिख लिया होगा मुझे पता है। अच्छा, कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको जलाओगे तो धुआं बहुत छोड़ेगा, धुआं धुआं कर देगा सबको, ठीक है जी, ठीक है, धुआं धुआं कर देगा बेटा। ALP लवर्स जी, उस दिन मैंने आपसे बात कही थी कि आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लो। आपने हेल्पलाइन नंबर पे मुझे लगता है अभी भी बात नहीं की है, ठीक है। चलो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर, सबसे महत्वपूर्ण चीज की ओर चलते हैं। और देखो वो चीज क्या है, इसका प्रमुख भंडारक कौन है और इसके प्रमुख उत्पादक कौन है? प्रमुख भंडारक में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है, और प्रमुख उत्पादक में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड है। प्रमुख उत्पादक, प्रमुख भंडारक ये है। स्थिति 2020 की है, अप्रैल 2020 की। प्रमुख भंडारक आपके सामने आ गए, प्रमुख उत्पादक। भंडारक और उत्पादक में अंतर क्या है ये मैं आपको बता ही चुका हूं अच्छे तरीके से, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखो, कोयले के बारे में मैंने बता दिया कि इसका भारत में ऊर्जा क्षेत्र में इसका क्या है, 50% के आसपास योगदान है इसका। देखो एक रानीगंज क्षेत्र के बारे में और पढ़ लो। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में स्थित है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इस क्षेत्र से लगभग देश को 35% कोयले की प्राप्ति होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। किसका बच्चे? कोयले का बेटा। आप फटाफट से लिखते हुए चले, जिसको लिखना है। रानीगंज कोल फील्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज इन अपर दामोदर वैली विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ द कंट्री। अबाउट 35% ऑफ कंट्रीज कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस रीजन। बोलो क्लियर है? बोलो समझ में आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। गुरुजी कोई उत्तर नहीं आ रहा है हेल्पलाइन नंबर की तरफ से, तो नंबर नहीं आ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अच्छा एक काम करना है एलपी लवर्स जी, आज आप जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, अभी मेरे पास यहाँ पर कोई एडिटर भैया नहीं है, नहीं तो स्क्रीनशॉट मैं खिंचवा लेता। अभी मोबाइल से खींचूंगा तो टाइम बर्बाद होगा। आप एक काम करना कि आज रात के 8 से 10 बजे के बीच अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देना टेलीग्राम पर, और अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिससे आप रजिस्टर्ड हैं, किस पे बोलो, रजिस्टर्ड किस पे है? एप्लीकेशन पे, वो मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देना, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन कंफर्म होने के बाद, और लड़की हो तो अपना नंबर शेयर मत करना,
ठीक है, केवल लड़का हो ALP लवर जी तो ही करना। राहुल राजपूत जी वैसे तो आप लड़के हो, कई बदमाश लड़के भी हैं, पीछे पड़ जाते हैं फिर। तो नंबर जो रजिस्टर्ड नंबर है वो और ईमेल आईडी आप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देना, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई दिक्कत होगी तो। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप कंफर्म नहीं हो, कोई समस्या नहीं हो और आप फिर भी कह रहे हो, ऐसा नहीं हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम सीधे चलेंगे खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम के ऊपर। किसकी ओर चलेंगे मेरे प्यारे बेटा? खनिज तेल अथवा पेट्रोलियम की चर्चा हम करेंगे। कोयले की चर्चा हो चुकी है और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे लास्ट में रह जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस होते ही खनिज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ने लग जाएंगे बच्चों, ठीक है जी। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे खनिज तेल और पेट्रोलियम की बात करेंगे। खनिज तेल और पेट्रोलियम की बात करें बच्चे तो ये भारत में आर्थिक महत्व इसका बहुत ज्यादा है। इससे बनी हुई चीजें कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये इसी खनिज तेल से प्राप्त होती हैं हमें। केरोसिन तेल है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को प्राप्त होती हैं इससे। और आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होने के कारण इससे बने हुए प्रोडक्ट जो है आर्थिक दृष्टि से इकोनॉमिकली काफी मूल्यवान होते हैं। और इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे उनको हम क्या कहते हैं? इस पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। तो एक तो सोना महंगा, इधर से पेट्रोलियम महंगा। और पेट्रोलियम क्यों महंगा? पेट्रोलियम इसीलिए महंगा क्योंकि इसकी जरूरत ज्यादा है, इसकी खपत ज्यादा है और सोर्सेस सीमित है मेरे प्यारे बच्चे। सोर्सेस इसके क्या है? सीमित है, इसलिए इसके महत्व ज्यादा है। अब भारत में मेरे प्यारे बच्चे बात करें पेट्रोलियम के क्षेत्रों की, तो पेट्रोलियम के भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं। विशेष तौर पर 4 क्षेत्रों में इसको बांटकर देखा जाता है, पढ़ाई की जाती है पेट्रोलियम के क्षेत्रों को। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चे, पेट्रोलियम टर्शरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। भारत में कोयला के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है। देखो कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? टर्शरी युग के अवसादी चट्टानों में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। चट्टानें सामान्यतः कितनी होती हैं? 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित। आपका कोयला भी अवसादी चट्टानों में मिल रहा था और आपका पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों में ही प्राप्त होता है हम लोगों को बच्चों, ठीक है जी। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद भारत में कोयले के बाद दूसरा प्रमुख ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम है। यह भी जीवाश्म ईंधन है, यानी कि कैसे प्राप्त होता है? जैसे कोयला बनता है ना, किनसे? वनस्पतियों के आंशिक दहन से, कुछ इसी प्रकार से ये बनता है। यानी कि कोयले की तरह ये भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। और इसका महत्व ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से काफी ज्यादा है, ठीक है जी। चलिए, पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है, ठीक है जी। क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और काला सोना भी इसको कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एवं इससे बने उत्पाद जो हैं आर्थिक रूप से अधिक मूल्यवान मेरे प्यारे बच्चे होते हैं। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले प्रमुख उत्पाद जो हैं वो केरोसिन तेल, डीजल, पेट्रोल, कृत्रिम रबड़, कॉस्मेटिक इत्यादि हैं। जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले उत्पाद है ना, प्रोडक्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? ये चीज मैंने आपके सामने यहाँ पर बताई है, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है, आपने ये भी नोट कर ली होगी, ऐसा मेरा विश्वास है आपसे, ठीक है जी। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। बेटा डाउट ग्रुप में अनुराग जी रात के 8 से 10 बजे के बीच मैसेज जाता है टेलीग्राम पर, ठीक है। और 1 घंटे में 1 मैसेज आप कर सकते हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे हम लोग चर्चा करेंगे किसकी? प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, एक बार आप यहां पर मेरे सामने समझेंगे। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज,
प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र, इनकी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो मेरे प्यारे बच्चे, प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों की चर्चा करें तो एक भारत का नक्शा मैं बना देता हूं यहां पर। देखो, ये भारत का नक्शा है। यहां पर दो चीजों को और समझ लो, दो शब्दों को और समझ लो। एक क्षेत्र होता है अपतटीय क्षेत्र, यानी कि ऑफशोर रीजन, और एक क्षेत्र होता है अभितटीय क्षेत्र, यानी कि ऑन शोर रीजन। एक होता है अभितटीय क्षेत्र और एक होता है अपतटीय क्षेत्र। प्यारे बच्चे, अपतटीय क्षेत्र क्या होता है? तट से दूर जो सागर के अंदर क्षेत्र होता है उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है जी। तट से दूर यानी कि ये सीमा रेखा से दूर होगा, जैसे बॉम्बे हाई क्षेत्र तट से दूर है, समुद्र के अंदर है, उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं बच्चे। और अभितटीय क्षेत्र कौन सा होता है? बोलो बेटा, अभितटीय क्षेत्र कौन सा होता है? जो तट के सीमाओं के अंदर जो क्षेत्र होता है उसे अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र, जैसे गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र, इसे अभितटीय क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभितटीय क्षेत्र कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है जी। तो अपतटीय क्षेत्र और अभितटीय क्षेत्र का के बीच अंतर समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, इसलिए मैंने क्लियर किया है आप लोगों को। अच्छा मेरे प्यारे बेटा, इसके प्रमुख क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं? देखो, एक असम तेल क्षेत्र है, ये असम वाला क्षेत्र है भारत में। ये असम क्षेत्र भी पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है वो कौन सा है? ये असम वाला क्षेत्र ही है। शिवसागर, मोरान, नैरकटिया, डिगबोई, ये यहां से संबंधित प्रमुख क्षेत्र हैं। डिगबोई, शिवसागर, मोरान, नहरकटिया, ये असम तेल क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र हैं और यही भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र भी है। ठीक है बच्चे। अच्छा, इसके बाद एक गुजरात तटीय क्षेत्र है, ये वाला ढोलका, मेहसाणा, कलोल, ये क्षेत्र इस गुजरात तटीय क्षेत्र में आते हैं। इस गुजरात तटीय क्षेत्र में ढोलका, मेहसाणा, कलोल, ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, अब हम बात करेंगे अपतटीय क्षेत्रों की। तो यहां पर तट से दूर एक क्षेत्र है, बॉम्बे हाई क्षेत्र। ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है। और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आता है बॉम्बे हाई। कौन सा क्षेत्र आता है बच्चे? बॉम्बे हाई क्षेत्र आता है। कौन सा क्षेत्र आता है बच्चे? बॉम्बे हाई क्षेत्र आता है। और ये जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है मेरे प्यारे बेटा, भारत में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र। ठीक है जी, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। एक क्षेत्र अलियावेट तेल क्षेत्र, एक क्षेत्र बेसिन तेल क्षेत्र, एक है अलियावेट तेल क्षेत्र। ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में आ रहे हैं, अलियावेट, बॉम्बे हाई और बेसिन तेल क्षेत्र। यहां पर अगर आप पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में देखोगे तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में मेरे प्यारे बच्चे, ये जो क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी डेल्टा के साथ, वो पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों में आ रहा है। और ये अपतटीय क्षेत्र जो है, वहां से भारत में पेट्रोलियम का लगभग 50% भाग उत्पन्न होता है, उत्पादित किया जाता है।
कितना प्रतिशत भाग बेटा? 50% के आसपास भाग उत्पादित किया जाता है। ठीक है, यहीं तक आज के इस सिलसिले को रखेंगे, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे मेरे प्यारे बेटा। ये प्रमुख क्षेत्र भी मैंने आप लोगों को बताए हैं, पेट्रोलियम के बारे में भी बताया है और कोयला के बारे में भी बताया, ग्रेफाइट के बारे में बताया। कल जब हम मिलेंगे प्राकृतिक गैस समझाएंगे और इसके बाद खनिज नामक टॉपिक को पूरी तरीके से एंड करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भारत के भूगोल का होगा, चलेगा। और आप सिलेबस की चिंता मत करो, एग्जाम से पहले सिलेबस में करा दूंगा, चाहे मैराथन क्लास क्यों ना लेनी पड़े, बड़े आराम से चलते रहने दीजिए आप। ठीक है, अब हम मिलेंगे बेटा कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।